बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू का मुसाफिर। मैं हूँ प्रोफेसर राना अल्ताफ। अजीज तलबा, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो जिंदगी भर आपके काम आने वाला है, यानी मजमून क्या है और मजमून कैसे लिखें। आज का जो हमारा सवाल होगा वो ये है कि मजमून क्या है और मजमून कैसे लिखें। मजमून एक फन है, मजमून लिखना एक फन है। जब कोई शख्स इस मौजू पर महारत हासिल कर लेता है तो वो बड़ी सी बड़ी तहरीरें लिख सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि मजमून किस जुबान का लफ्ज है। आपसे यह सवाल एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मजमून किस जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है जिमन में लिए हुए, जिमन में लिए हुए यानी अहाता किए हुए, घेरे हुए, इन मानों में मजमून आता है। मजमून उस अबारत या तहरीर को कहते हैं जो किसी खास बहस पर लिखी जाती है, जिसमें कोई खास मौजू पर इजहार ख्याल किया जाता है। अदबी इस्तिलाह में अगर हम देखें तो मजमून किसी भी मौजू पर अपने जज्बात, ख्यालात और एहसासात को खास तरतीब से करमबंद करना मजमून कहलाएगा। मजमून की तारीफ देखी आपने कि किसी भी मौजू पर, किसी भी मुकर्ररा मौजू पर अपने जज्बात, ख्यालात और एहसासात को तहरीरी अंदाज में लिखना आपका मजमून कहलाएगा। मजमून लिखने के लिए कोई खास लगे बंदे असूल नहीं है, लेकिन इनका एक मंतकी तरतीब होती है, बाकायदा इसकी एक तरतीब है। बुनियादी तौर पर मजमून को 3 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। बुनियादी तौर पर मजमून को यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि मजमून के कितने हिस्से हैं। मजमून के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला है आपके पास तारुफ, जिसे हम तमहीदिया कहते हैं। यही मंतकी तरतीब को आपने मद्देनजर रखना है। सबसे पहले तारुफ तमहीदिया की सूरत में आप लिखेंगे। तमहीदिया, इब्तदाइया, इसमें किसी भी मौजू का पहला पस मंजर अगर कोई शख्सियत है तो उसका आबाई खानदान, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी पैदाइश, ये सारी बातें वहां पर आएंगी। फिर नफ्स मजमून है, ये एक दरमियानी हिस्सा होता है और ये बड़ा हिस्सा होता है। तवालत के एतबार से ये एक बड़ा हिस्सा होता है और ये इंतहाई अहम है। इसमें आप सैर हासिल बात करते हो। फिर इसके बाद बाकायदा इसका इख्तिताम करते हो, जिसे हम इख्तितामिया कहते हैं। मजमून के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं, इब्तदाइया, तारुफ की सूरत में, फिर नफ्स मजमून और फिर इख्तितामिया। अजीज तलबा, अगर हम अपनी अब क्लासेस के हवाले से बात करें, मयार के हवाले से बात करें, तो मैट्रिक की सतह पर जो आपके पास मजमून लिखने को आएगा उसमें 2 मौजू होंगे। वो 2 मौजू 2 कैफियत में आ सकते हैं। बाज़ औक़ात एक उन्वान दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पर वक्त की पाबंदी, एक उन्वान दे दिया जाएगा या 2 उन्वान दे दिए जाए, आपने इस पर आपने लिखना होगा। दूसरी सूरत इसमें यह होती है कि आपको नकात बनाकर दे दिए जाते हैं, जिसे हम आउटलाइंस कहते हैं। नकात बनाकर 4, 5, 6 ऐसे नकात दे दिए जाएंगे जिस पर आपने लिखना होगा। अच्छा, मैट्रिक की सतह पर यह मजमून 10 नंबर का है हमारे पास, 10 नंबर मैट्रिक की सतह पर। जबकि 12वीं जमात में अगर हम देखें तो एक तो यह है कि वहां पर 4 मौजू दिए जाएंगे, आपको 4 मौजू दिए जाएंगे, आपने एक का इंतखाब करना होगा, वो 15 नंबर का होगा आपके यहाँ। जब आप देखते हैं कि पेपर में आप एक मिसाल 75 नंबर का पेपर है मैट्रिक की सतह पर, तो उसमें 10 नंबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके लिए आपने उतनी ही कोशिश करनी है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकें। 12वीं जमात में ये 15 नंबर का हिस्सा है, यकीनन उसके तवालत बढ़ जाएगी। आमतौर पर मैट्रिक में अगर 300 अल्फाज आपसे कहे जाते हैं तो कम से कम 400 आप लाजमी लिखें, और 12वीं में अगर 600 अल्फाज का आपको कहा जाता है तो इससे ऊपर आपका जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ हदायत कि हम मजमून कैसे बेहतर लिख सकते हैं। आप अजीज तलबा, जो मैं यहाँ हदायत आपको बता रहा हूं, इनको मद्देनजर रखिएगा। इसको सामने रखते हुए आप बेहतरीन मजमून लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने मौजू का इंतखाब कर लिया। 4 मजमून आए हैं, आपने मौजू का इंतखाब कर लिया। कौन सा मजमून जो आपको उस पर ज्यादा बात कर सकते हो, ज्यादा लिख सकते हो। मौजू का इंतखाब ये इंतहाई अहम है। जब आपने मौजू का इंतखाब कर लिया
तो फिर उसका एक मुख्तसर सा खाका बना लें। खाका बना लें कि उसमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। अब उस खाके में आप अहम निकात, जिसे हम आउटलाइंस कहते हैं, उनको आप लिखेंगे। वो आउटलाइन आप बाकायदा तौर पर आप मजमून के ऊपर आपके सफ़े पर लिख सकते हैं, वो बेहतरीन तरीक़ाकार है। अहम निकात लिखेंगे, फिर ये अहम निकात इक्तबासात की सूरत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई अहम बात आई है, उसका एक पूरा इक्तबास, एक पैराग्राफ जिसे आप कहते हो, नसर पारा बना सकते हैं। फिर इसके बाद इब्तदा के हवाले से अगर इब्तदाइया हम देखें तो इब्तदा में बेटा कुछ शेर भी लग सकता है, कोई कहावत भी लग सकती है, ये इससे शुरू हो सकता है आपका मजमून। लेकिन उसको बाकायदा उस इब्तदाइया की सूरत में फिर लिखेंगे शेर में, उसके बाद उसकी वजाहत आएगी पूरी, और वो जो आपका मौजू होगा उसकी मुनासबत से सारी बातें वहां पर आएंगी। अच्छा, फिर मजमून के हवाले से आपका असलूब बड़ा अहमियत का हामिल है। असलूब आपका दिलकश होना चाहिए। जब तक आपका असलूब दिलकश नहीं होगा, आप दूसरे बंदे को मुतासिर नहीं कर पाते। अच्छा, फिर साथ ज़ख़ीरा अल्फाज का होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है। जहां आपके पास ख़यालात हैं, जहां पर आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, लेकिन अब अल्फाज खूबसूरत, यानी कि खूबसूरत अल्फाज और तराकीब को आप खूबसूरत सुनहरे हरूफ की सूरत में आप लिखते चले जाएं और मुम्तहिन आपसे मुतासिर होगा। फिर इसके बाद यह है कि नफ्से मजमून, ये एक बड़ा हिस्सा, जिसे तवालिद के एतबार से मैंने कहा, ये एक नफ्से मजमून ऐसा हिस्सा है जिसमें आपने अपनी बात मुदल्लल अंदाज में पेश करनी है। मुदल्लल अंदाज में जब आप पेश करेंगे, कुछ दलाइल की सूरतें आपके पास क्या होनी चाहिए। दलाइल की सूरत में आप हवाला जात उसमें देंगे। हवाला जात मैं कहता हूं अशार भी हो सकते हैं, अहदीस मुबारका भी हो सकती हैं, कुरानी आयात भी हो सकती हैं, कौल अकवाल और कहावतें भी हो सकती हैं, ज़रबुल अमसाल भी हो सकती हैं। इनको आप जब लिखेंगे तो आपके सामने एक सफ़ा होगा, उसमें मार्कर के साथ लिखें। अगर कोटेशन है तो उसको बेशक आप छोटा पेज, एक छोटा ग्राफ बनाकर यूं बना लें, डब्बा ये बनाकर इसके अंदर भी लिख सकते हैं, या लाइनें छोटी करके भी आप लिख सकते हैं, ताकि खूबसूरती आपकी बढ़ती जाए। मार्कर का इस्तेमाल वहां पर लाजमी करेंगे आप। अच्छा, फिर इसके बाद है जुमले मुख्तसर रखें, लेकिन ये ज़हन नशीन कर लें कि जुमला दूसरे जुमले के साथ पैवस्त हो, जुड़ा हुआ हो, खास रब्त और खास रवानी आपकी अबारत में दिखाई दे। और आखिर पर जो बात है कि आप इख्तितामिया पर आ गए हैं, आप कंक्लूजन देने लगे हैं, आप नतीजा देने लगे हैं। अगर कोई मसाइल इशू था, मौजू आपका कोई जो मुआशरती मसाइल में से था, तो उसका आप हल देंगे, उसमें तजावीज़ देंगे, आप अपनी ज़ाती राय का इजहार करेंगे। अगर कोई शख्सियत है तो उसके हवाले से फिर आपके अल्फाज इंतहाई ऐसे होने चाहिए जिसमें आप उसके लिए दुआया कलमात अशार की सूरत में, या उसके लिए कोई भी ऐसी खुदा रहमत कुनिंद इन पाकबाज़ा, इस तरह के अल्फाज आप वहां पर लगा सकते हैं। ये एक तरीक़ाकार है, ये हदायत हैं, इस पर आपने अमल करना है और फिर आप बेहतर मजमून लिख सकते हैं। लेकिन साथ एक अहम बात करने लगा हूं कि ये एक फन है। जब तक आप इसकी मश्क नहीं करोगे, बार बार नहीं लिखोगे, आप लिख नहीं पाओगे। तो बेटे इन मौज़ूआत को पहले आप पढ़ें, आपके पास वसी मुताला से ये होगा कि अल्फाज आ जाएंगे, तराकीब आ जाएंगी, फिर आप आगे अपने खास अल्फाज में, खास अंदाज में उस मौजू को लेकर चलें। खूबसूरत लिखाई का इस्तेमाल करें, प्रॉपर हाशिया लगाएं, और उसमें फिर आपके खूबसूरत अल्फाज इन मानों में आप इस्तेमाल करते चले जाएं और बेहतरीन आपका मजमून बन जाएगा। बहुत शुक्रिया बेटा।